ये भी सुनी सुनाई बात थी ना। इसके अलावा मैं दर्जनों बातें कर सकता हूँ, लेकिन इतना ये टाइम चेयरमैन साहब मुझे नहीं देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी हदीस है, तो इसको ज़रूर, इसको रोज़ाना सुनाना चाहिए, लेकिन इसको सिर्फ सुनाना नहीं चाहिए, इस पर अमल दरामद भी करना चाहिए। दूसरी सर, मैं एक और भी इन्होंने बात की, वो भी रिलीजियस बात थी। इन्होंने कहा हमारा अल्लाह पे ईमान है, अमेरिका पे नहीं। ये बात बड़ी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इत्तेफाक करता हूँ इसे। तमाम मुसलमानों का अल्लाह पे ईमान है, अमेरिका पे तो नहीं है। लेकिन जब पुलवामा हुआ था जनाबे वाला, तो उस वक्त एक तो अभिनंदन को पकड़ा था हमने, ठीक है, एक और भी बंदे को पकड़ा था, वो भी पायलट था इजराइली, उसका तो नाम भी किसी को नहीं पता। और इन दोनों को अल्लाह के कहने पे नहीं छोड़ा था, अमेरिका के कहने पे छोड़ा था। एक ही दिन में, 2 दिन नहीं रख सके। ये जनरल साहब को भी पता होगा इस बात, ठीक है। तो ठीक है, ये अच्छी अच्छी बातें फिर भी करनी चाहिए। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये इस तरह की बातें तो कम से कम करते हैं। इनकी अगर हुकूमत अमल नहीं करती तो इसमें इनका तो कोई कसूर नहीं है। ये तो अपना पैगाम दे देते हैं ना। तो बाकी अब मतलब कि एक तरफ वो बैठ के मदीने की रियासत, रहमान साहब मास्क अगर पहन लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। चांडियो साहब आप भी पहन लें जी। मतलब तजाद बहुत ज्यादा है ना। मतलब एक तरफ कहते हैं जी मदीने की रियासत है, उसी यानी कि मिनट के बाद वो ये कहते हैं कि जी हमने सूद 5% कर दिया। भाई मदीने की रियासत का सूद से कोई ताल्लुक है क्या? तो जरूर बातें होनी चाहिए, लेकिन अमल जो है ना। फिर एक बात सर, मैं बड़ी मुख्तसर बात कर रहा हूं, ये इससे रिलेटेड है थोड़ा सा। ये सरकारी मुलाजमों की, आपने तो 55 साल उम्र की बात की ना। 2 इश्यूज और हैं उनके। जी मुशाहिद साहब, एक तो ये है कि उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़े। आप देखें कितनी महंगाई हुई है। तो वो महंगाई होती है तो हर साल बेचारों की थोड़ी बहुत तनख्वाह, उनके चूल्हे बुझ चुके हैं। इस बुरी तरीके से बेदर्दी से महंगाई की है। उसमें भी बड़ी लंबी तकरीर हो सकती है, लेकिन चले आप उनके आंसू तो पहुंचते। एक तो उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जनाबे वाला। ये पता नहीं किस हदीस में आया कि महंगाई करते रहो और तनख्वाह ना बढ़ाओ, ठीक है। और उसके बाद एक और कि ये इंक्रीमेंट बंद कर रहा है। ये मतलब दुनिया भर में ऐसा नहीं है कहीं। ये सोशल वेलफेयर स्टेट्स में भी ऐसे नहीं है, जहां पे खाना, इलाज, दीगर स्टेट की जिम्मेदारी है। ये कोई सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं है। यहां पे जब किसी की तनख्वाह कम होती है या नहीं मिलती या नौकरी से निकलता है, तो उसका फिर ईमान, उसको हम हदीसें सुना के उसके ईमान को बहाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बच्चे भूखे मार रहे होते हैं। आप एक तरफ बच्चों को भूखा मार रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी ना हमने इंक्रीमेंट देना है, ना तनख्वाह बढ़ानी है। और उससे कुछ ही अरसा पहले सदर साहब की तनख्वाह 9 लाख कर देते हैं आप। और आप 20-20, 25-25 लाख रुपए पे मुख्तलिफ अदारों में लोगों को रखते हैं। एक तरफ आप 55 साल की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म पॉलिसी हो ना। तो फिर वजीर आजम के लिए क्यों 55 साल नहीं है? सदर के लिए क्यों 55 साल? ये हम सारे सेनेटर बैठे हुए हैं, इसमें आधे बुढ़े बैठे हुए मुझ समेत, तो सबके लिए करें ना। ये क्या तरीका है कि आप गरीबी को मारना है आपने? मतलब गरीब को मार के अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं आप इस मुल्क की, और उसको आपने अलल्लित, मतलब गरीब से पैसा लेना और देना सदर की तनख्वाह में 9 लाख। ये है पॉलिसी, ये है फिलॉसफी। जनाबे वाला इस पर गौर करना चाहिए थोड़ा सा। और इसके अलावा मैं एक बात बड़ी जरूरी और करना चाहता हूं, वो है CPEC की बात। CPEC की बात ये है, आजकल एक खबर बड़ी चल रही है, आज भी बड़े जली हरूफ में अखबारों में है कि चाइना ने ये फैसला किया है कि अगले 25 साल $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा ईरान में, और चाह बाहर से उन्होंने निकाल दिया, और हम बड़ी बगले बजा रहे हैं।
लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये बगले देखें, दुश्मन का नुकसान हमारा फायदा नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। हमें अपना फायदा देखना चाहिए। अपना नुकसान करके अगर उसका नुकसान हो भी रहा है तो फिर क्या। अब मुझे एक बात बताएं, 2 साल से सी पैक पे कौन सा काम हुआ है? ये जिस लाइन, ये ट्रेन लाइन के ये इसका आधे से ज्यादा काम हो चुका होता है अगर उसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से हमारी हुकूमत में सी पैक का काम हो रहा था। और आज चाइना अगर ईरान में $400 बिलियन की बात कर रहा है तो उसका एक पहलू यह है कि इस मौजूदा हुकूमत ने सी पैक हुआ है और उन्हें यह मैसेज मिला है, और मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं। देखें, चाइना हमारा दोस्त जरूर है लेकिन हमारा बाज गुजार नहीं है, और रास्ते बहुत सारे होते हैं। चाबहार 55 किलोमीटर ही है ना, उधर से चागी से, आपको तो पता होगा। ग्वादर से 55 किलोमीटर है ना। चागी से सिर्फ 900 किलोमीटर है। चागी से 900 है, करीब ही है ना, मतलब वहां से तो 55 है। तो चीज ये है कि अगर आप सी पैक पे काम रोकेंगे तो चाबहार गवादर बन जाएगा। इंडिया को तो निकाल दिया, लेकिन इसका पहलू ये है जो हमारे खिलाफ जाता है। इन्हें वन गो चाइना ने $56 अरब की इन्वेस्टमेंट की। हमने उनके काम को अमेरिका के कहने पे, मेरे भाई, जो अमेरिका अल्लाह तो नहीं है, लेकिन अमेरिका के कहने पे हमने जितने मुंह काला कराया है उसकी भी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, और अभी भी मुंह काला करा रहे हैं। बात यह है कि ये क्यों सी पैक पे 2 साल से काम बंद पड़ा हुआ है, इसका कोई जवाब देने वाला है यहां पे? क्या वो पाकिस्तान के अवाम के हक में नहीं था? सिर्फ बयान देते हैं अच्छे अच्छे कि नहीं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना हो जाएगा। 2 साल हो गए आपकी हुकूमत को, और हुकूमत का कुछ पता भी नहीं है कि किस वक्त फारिगी हो जाए। ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन चले, 2 साल तो हो गए ना भाई। 2 साल में आप दिखाने को तो कुछ होना चाहिए था ना, कुछ भी नहीं है। और खुश हो रहे हैं कि जी इंडिया को निकाला। मुझे भी खुशी है इस बात की कि अब चाबहार में इंडिया नहीं है, और इन समुद्रों पे पोर्ट अब्बास से लेके चाबहार और चाबहार से लेके ग्वादर और उसके बाद दीगर जहां पे पहले कुछ और ताकतों का कब्जा था, अब चाइना जो है वहां पे इंशाल्लाह फिरेगा। वो अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। ये जो $400 अरब की, ये 400 अरब अगर हमने इन 2 सालों में सी पैक पे मुकम्मल काम किया होता तो ये $400 अरब में से 200-300 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रही होती इस वक्त। लेकिन ये भी काम किया, ये मैं आपको बता दूं। हमारी हुकूमत भी इसी बात पे गई थी कि जी ये चाइना सारे, मतलब हमें छोड़ के चाइना का। अब कल उन्होंने, जब हमने ये काम किया है तो अमेरिका ने कहा है कि हम पाकिस्तान को इमदाद देंगे। कल कहा, मतलब कि जो अमली तौर पे हो रहा है ना मेरे भाई, तुम तो मेरा दिल खुश कर देते हो जब बात करते हो। मैं भी रिलीजियस आदमी हूं, अंदर से मैं मुल्ला हूं, पेट में दाढ़ी है मेरे, बाहर नहीं। जी मुशाहिद साहब, लेकिन खाली दिल खुश करने से कुछ नहीं होता। आपको स्टैंड यहां पे ना करें, इधर हमें तकरीरें सुनाएंगे, हम सुनते ही नहीं आपके वजीरों की तकरीरें। ये तकरीरें सुनाएं अपनी हुकूमत को, अपने वजीर आजम को, और उससे कोई डिलीवर करवाएं जो कि नहीं करवा सक रहे आप। तकरीरें करने से क्या होगा? तो मैं जनाबे वाला बड़े दुख से ये बात करना चाहता हूं जी कि ये 3-4 चीजों का मैंने जो जिक्र किया है, इस पे इन्हें गौर करना चाहिए, और गौर करके अमली काम करें। और पाकिस्तान से किस बात का, पाकिस्तान से सिर्फ नहीं, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से इंतकाम लिया जा रहा है। इन 2 सालों में इंतकाम लिया गया है। कभी उनके मकान गिरा के, थैंक यू, वादा है सर, मैं 2 मिनट और उसके बाद खत्म। वादा मेरे महबूब ने वादा किया था 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा, ये दुनिया 4 दिन की है। ये अजीब गरीब वादे थे। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर,
ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। मतलब बात देखें कितनी बड़ी की। अच्छा चले भाई, आपसे नहीं बन रहे, आप कहते नहीं बन रहे। 2 साल हो गए, एक मकान क्या, एक कमरा कहीं डाला हो इन्होंने। हर बात एक ही बात करते हैं जनाबे वाला, पिछली हुकूमत, पिछली हुकूमत, पिछली हुकूमत ने कोई ऐसा काम करे, हमने कहा ये कि ये जो पिछली हुकूमत ने भी, भाई पिछली हुकूमत के नक्शे कदम पे चलने के लिए तुमने तब्दीली का नारा लगाया था क्या? पिछली हुकूमत को तो आप सही नहीं समझते, तो पिछली हुकूमत की तो बात ही ना करें आप। हाँ, और बात आप कर भी नहीं सकते। पिछली हुकूमतों ने जो कुछ इस मुल्क की खिदमत की है, आपने जिस तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया पाकिस्तान को, ये इसको वापस लाना उस दहाने से बड़ा मुश्किल है। ये मैं आपको बता दूं, -4 पे है इस वक्त GDP। खाली ये कहने से कि पिछली हुकूमत ने ये किया और इम्पोर्ट हमने जो है उसका बिल कम कर दिया। इम्पोर्ट का बिल तो इसलिए कम हुआ कि इस मुल्क में कुछ हो नहीं रहा, किसी इंडस्ट्री की मशीनरी नहीं आ रही, कोई खाम माल नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। और जब इम्पोर्ट बढ़ती है तो इंडस्ट्रियां लगती हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों के घरों के चूल्हे जलते हैं। आपने चूल्हे बंद करके आप फख्र कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका का है? जी मुशाहिद साहब। तो मैं जनाबे वाला बस यही कहना चाहता हूं कि जरूर अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन अच्छी अच्छी बातें जो है ना, और एक मेहरबानी करें, ये मदीने की रियासत का नाम लेना छोड़ दें, या फिर नहीं छोड़ेंगे तो फिर सूद का नाम लेना छोड़ दें, वो भी नहीं छोड़ेंगे तो सूद का नाम छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? चल जी मुशाहिद जी प्लीज। तो सूद का छोड़े ना, ये इसलिए कि आप एक वक्त में आपके प्राइम मिनिस्टर जी मुशाहिद साहब। तो मैं यही कह रहा हूँ इन्हें कि भाई एक वक्त में ये दोनों चीजें ना करें। ये चीजें, ये अल्लाह से लड़ाई है कुरान में सूद की। मैंने पिछले दिनों इमरान खान साहब की तकरीर सुनी थी, उन्होंने मदीने की रियासत की बात करने के बाद अल्लाह से लड़ाई की बात की है। ये कहते हैं नहीं छोड़ेंगे। यार देखो, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी मेरी ये इसको पता है अली मोहम्मद को मैं क्या कह रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी मुशाहिद साहब, बाकी साथी भी आपके बहुत हैं जी। मैं समझता हूँ कि नहीं जी, ये इस तरह तो नहीं होगा ना जी। ये तो उन्होंने वैसे बात, नहीं, इट विल नॉट बी लेफ्ट अनआंसर्ड। अगर बाकियों की भी सुन ले फिर अली मोहम्मद खान साहब पर। इस तरह से नहीं होगा, इट विल नॉट बी लेफ्ट अनआंसर्ड। मैं बस आई विल बी वेरी ब्रीफ जी, आई विल बी वेरी ब्रीफ, नो क्रिटिसिज्म। वो बात जो है वो फैक्ट जी अली मोहम्मद खान साहब जी बताएं, जल्दी करें जी प्लीज। वेरी ब्रीफ। मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत तनकीद नहीं सुन सकती वो अपने आप को दुरुस्त कैसे करेगी? अगर उमर फारूक रज़ियल्लाहु पे सवाल हुआ था तो मैं या इमरान खान उनसे बड़े थोड़ी हैं। तो जो बातें मुशाहिद साहब ने की हैं, कुछ उसमें ऐसी हैं जो दिल को लगती हैं, कुछ ऐसी हैं जो ज़ाहिर है वो एक हमारी मुखालिफ जमात के पॉलिटिशियन हैं, बड़े लीडर हैं, उन्होंने हम पे क्रिटिसाइज़ करना है, जिनसे मैं एग्री नहीं करता उन बातों से। लेकिन जिससे मैं एग्री करता हूँ उस बात से मैं पहले आ जाता हूँ कि मदीना की रियासत की बात मेरे ख्याल में वो इसलिए नहीं कर रहे कि हम इसको छोड़ दें, वो हमसे ज़्यादा मदीना की रियासत से मोहब्बत करते हैं। लेकिन उनका पॉइंट ये है कि अगर आप मदीना की रियासत की बात करते हैं तो सूद के निज़ाम से निकलें। तो ये तो मैं नहीं कहता, ये तो हमारा आईन पाकिस्तान कहता है, ये तो अल्लाह ताला कुरान में भी कहता है, और ये तो हमारे कायद आज़म भी कहते थे 1948 में, जो स्टेट बैंक के उनकी स्पीच है 47 में आई थिंक, तो उसमें मुशाहिद साहब प्लीज मुझे मुशाहिद साहब सुनने दें जी। कायद आज़म ने स्टेट बैंक से स्पीच करते हुए फरमाया था, और मैं कौमी असम्बली में अभी बजट में स्पीच में ये बात कर चुका हूँ कि 70 साल से हम अल्लाह तो छोड़े, हम कायद आज़म की भी बात के मुखालिफ जा रहे हैं, अल्लाह की तो बहुत बड़ी बात है। कायद आज़म ने यह स्टेट बैंक में कहा था कि आई शैल वॉच विद कीननेस द वर्क ऑफ योर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन डिवाइजिंग द बैंकिंग प्रिंसिपल्स इन अकॉर्डेंस विद द इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो है बैंकिंग के, और वो पूरी उनकी स्पीच मौजूद है, कोई भी जाके आज देख ले। उन्होंने उसमें यह भी कहा था कि जो वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम है वो काला गड़ा है, अंधेरा है, और उसने उनको कुछ नहीं दिया। और कायद आज़म ने उस स्पीच में यह कहा था कि हमने दुनिया को इस्लामी बैंकारी और इस्लामी इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ लेके आना है। ये तो कायद आज़म जो पीछे तस्वीर लगी है वो कह चुके हैं बात। लेकिन मदीना की रियासत की बात देखें, इस सरजमीन पे इस दुनिया में एक रियासत बनी, मदीना की रियासत, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीयीन उन्होंने बनाई। ना कोई ऐसी बना सकता है, ना कोई ऐसी बनेगी दोबारा। लेकिन हमारे लिए आइडियल क्या है? हम जब सुन्नत नबी बयान करते हैं, हदीस शरीफ बयान करते हैं, हमको इनको 100% फॉलो कर सकते हैं सहाबा कराम अहले बैत को, लेकिन इसलिए बयान करते हैं कि उसके नजदीक पहुंचे। तो मदीना की रियासत की बात तो मैं समझता हूं ये तो अल्लाह का एहसान है इस कौम पे कि जो हमारे मोहतरम उलमा कराम, यहाँ पे उलमा कराम मौजूद हैं। ठीक है, हमारी कभी कभी नोक झोंक भी होती है, लेकिन एहतराम तो हमारे दिल में है। आप तो दीन के सतून हैं,
عطا الرحمان صاحب موجود ہیں, غفور حیدری صاحب موجود ہیں, جو یہ معزز علماء کرام ممبر و مسجد پہ ہی بات کرتے تھے مدینہ کی, آج وزیر اعظم کے منہ پہ اللہ نے جاری کر دی. یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب ہم پہ لازم ہے کہ مدینہ کی اسٹیٹ کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں مضبوطی سے اور سودی نظام کے خاتمے کی طرف جائیں. سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے اور یہ آپ کے پاس کے آپ کے زیر ایوان سے جناب چیئرمین صاحب 2-3 بڑی قراردادیں پاس ہوئی ہیں جس کی ریپلیکیشن یہاں پہ ہوئی, جو میں مشتاق صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں اس وقت نہیں ہے, کہ جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد وہاں سے پاس ہوئی, آپ لوگوں نے بھی پاس کی, ہم نے پرسوں ترسوں یہاں سے ایک اور قرارداد قومی کہ جو فیڈرل یونیورسٹیز ہیں, جی ٹھیک ہے جی, مدینہ کی ریاست کی بات کی نا یہاں پہ مشاہد صاحب نے, فیڈرل یونیورسٹیز فیڈرل ایجوکیشن جتنے بھی ہیں وہاں سے ہم نے قرارداد پاس کی ہے اسی ہفتے کہ قرآن کو باترجمہ پڑھایا جائے. یہ ایک سٹیپ ہے اس کی طرف. کچھ باتیں انہوں نے ایسی کی جس سے میں نہیں ایگری کرتا. ابھی نندن کی بات انہوں نے کی ہے, مشاہد صاحب چلے گئے, شاید اندر میری بات سن رہے ہوں گے. ابھی نندن پہ جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی اس کی تفصیل میں یہاں اوپن تو نہیں بتا سکتا, لیکن اتنا بتا سکتا ہوں مشاہد صاحب اگر مجھے سن رہے ہیں, آپ اپوزیشن کے جو معزز ممبران ہیں, آپ کے لیڈران وہاں موجود تھے. جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے, شہباز شریف صاحب بھی تھے اور آصف علی زرداری صاحب محترم سابق صدر صاحب بھی تھے. ان کی موجودگی میں یہ بات ڈسکس ہوئی اور ان میں سے کسی نے, اور ایم ایم اے کی بھی نمائندگی وہاں تھی, کسی نے آبجیکٹ نہیں کیا کہ ابھی نندن کو نہ دیں. تو اندر آپ بات کچھ کرتے ہیں اور باہر بات کچھ کرتے ہیں. اگر ابھی نندن کو واپس دیا تو کسی کے پریشر میں نہیں دیا, پاکستان کی کسی کے پریشر میں نہیں آ سکتا. نہ عمران خان آ سکتا ہے, نہ ہماری پاک فوج آ سکتی ہے, نہ یہ پارلیمان آ سکتا ہے. اندر جو بورڈ ڈسکس ہوا آپ کے لیڈران موجود تھے, آصف علی زرداری صاحب, محترم شہباز شریف صاحب, یا ایم ایم اے کی نمائندگی یا اور بڑی جماعتوں کی نمائندگی تھی, وہیں پہ آبجیکٹ کرتے کہ نہیں دینا ہم نے. وہاں تو بڑا افسر جو کہا کہ خاموشی سے بیٹھے رہے, سنتے رہے, اور آپ نے کہا بالکل دینا چاہیے, اچھا جیسچر ہے. باہر آ کے پھر آپ ایک اور بات کرتے ہیں, تو اس سے میں نہیں ایگری کرتا. سچی بات انہوں نے کی کہ سچ بولنا چاہیے. میں بھی کوشش کروں گا, میرا لیڈر بھی کوشش کرے گا, لیکن ہمارا حافظہ بھی تازہ ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ میرے یہاں تو کیا, لنڈن میں تو کیا, یہاں بھی پراپرٹیز نہیں ہیں. اور یہیں پہ کسی نے اس ایوانی زیری میں کہا تھا کہ حضور والا یہ ہے وہ ذرائع, اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ کاغذات کا پلندہ واپس کیا کہ حضور ہمیں ایک رسید تو دے دیں. قطری خط آ گیا جواب میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی لوگ خود اس پہ عمل کر سکتے ہیں. تنخواہ کی بات کی ہے, میں یہاں پہ کیٹیگوریکلی ڈینائی کرنا چاہتا ہوں, میرے بالکل علم میں نہیں ہے. بالکل اس وقت جو ہے اس کی کوئی منظوری یہاں سے ایوان زیری سے نہیں دی گئی. نہ عمران خان صاحب کی تنخواہ 8 لاکھ ہے, نہ صدر مملکت صاحب کی کوئی 9 لاکھ تنخواہیں ہیں. جو ریگولر تنخواہیں وہی ہیں, کوئی تنخواہیں ایم این ایز کی وزارت نہیں پڑی, بلکہ ہم ساتھ اپنی تنخواہیں سنیں نا جی. آپ یہ کون سا ماحول ہے کہ خود بات کریں دوسرے کی نہ سنیں. جی جی تھینک یو جی منسٹر صاحب. اور آخری بات, سی پیک کی بات کی ہے, میں یہاں پہ سجیسٹ کرتا ہوں یہ روز روز کے جھگڑے سے نکلنے کا بہترین حل میں آپ کو تجویز کرتا ہوں. پہلی تو میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں, پہلے میں کھڑے ہو کے اس سوال کے جواب دے چکا تھا. سی پیک کے ویسے ہاؤس کے کمیٹیز ہیں جی, سی پیک پہ کوئی رول بیک نہیں ہے. سی پیک پاکستان کا ایک اسٹریٹجک ایسٹ بننے جا رہا ہے, اور یہ کوئی حکومت کا حکومت سے نہیں, پاکستان کی ریاست کا ریاست چین کے ساتھ ہمارا یہ ایک معاہدہ ہے. اور اس سے صرف چین پاکستان نہیں, ساتھ میں ایران, افغانستان اور سینٹرل ایشین اسلامی اسٹیٹس اور دوسرے ایون رشیا تک یہ ایک روٹ ایسا بنے گا کہ وہاں سے جو ہے یہ ایک گیم چینجر ہے دنیا کے لیے, اور دنیا کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن یہ کہنا کہ اس کو بند کیا گیا, نہیں بند کیا گیا. یہ سارے پروجیکٹس اس کا حصہ ہیں جو کل پرسوں افتتاح ہوا. 20-30 سالہ پرانے پروجیکٹس عمران خان سٹارٹ کر رہا ہے. کیا دیامیر بادشاہ ہو یا آپ کا مومن ڈیم ہو کر دیتے, تو بالکل اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں, میں سجیسٹ کرتا ہوں یہاں پہ سی پیک پہ اوپن ڈیبیٹ کریں, اور اپوزیشن کے ممبران بھی آئیں کہ آپ کے دور میں کیا ہوا اور کیوں آپ نے سی پیک کو متنازع بنایا کہ مغربی روٹ مشرقی روٹ کی طرف آئے. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ یہاں وہ بات کریں جس کے پاس آپ کے پاس کوجنٹ دلائل موجود ہوں. کوئی سی پیک کو رول بیک نہیں کیا جا رہا, کوئی ابھی نندن کو ہم نے آپ کی مشاورت سے چھوڑا. تھینک یو جی. سینیٹر رضا ربانی صاحب, رضا ربانی صاحب پلیز. رضا صاحب جی, رضا صاحب اس طرح پھر فیصلے میں خود ہی کر لوں گا پھر. جی تو میں کہہ رہا ہوں نا رضا صاحب. جی مولانا عبد الغفور حیدری صاحب چکے. نہیں مولانا عبد الغفور حیدری